हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीएमए फाइनल आईटीटी फास्ट ट्रैक बैच में आपका स्वागत है। टुडेज एजेंडा इज वैल्यूएशन। और हाँ, इस वैल्यूएशन को करते वक्त ये बिल्कुल आपने नहीं सोचना है कि इतना सा वैल्यूएशन इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कराएगा। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए दोस्तों। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इंस्टीट्यूट की किताब के क्वेश्चंस कर लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन में कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो मेरे बताए कॉन्सेप्ट के बाहर हो। यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक आफ्टर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं। वैल्यूएशन जो मैं पॉइंटर्स लिखूंगा वो बहुत कीमती हैं। किसी किताब को मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता था, इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्पेशली विच इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज वैल्यूएशन? ध्यान से देखो दोस्तों, वैल्यूएशन तुम जानते हो, वैल्यूएशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू की कंप्यूटेशन, राइट। टैक्सेबल वैल्यू की कंप्यूटेशन, जिस कीमत के ऊपर जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू या वैल्यूएशन, करेक्ट। इस वैल्यूएशन को निकालने के कई सारे रास्ते हमारे पास दिए हुए होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है कि जिस कीमत पर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी कीमत तुम लोग चार्ज कर रहे हो उस पर जीएसटी लगना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से क्यों पंगा लेगी? अगर खरीदने वाला 100 का माल 90 में खरीद रहा है तो 90 पे जीएसटी लगेगा, 100 का माल 110 में खरीद रहा है तो 110 पे जीएसटी लगेगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। दो लोग आपस में जितने रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उतने ही रुपए पर जीएसटी लगना चाहिए। मेरी दुकान का क्लोजिंग स्टॉक है डियर, मैं 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट अब 800 में बेचने लगा, बहुत पुराना हो गया, मेरा मर्जी। 1000 रुपये का प्रोडक्ट मैंने देखा मार्केट में दबा के बिक रहा है, मैंने 2000 में बेचना शुरू कर दिया। भाई मेरी मर्जी है ना, जीएसटी उस कीमत पर लगना चाहिए जिस कीमत पर मैं बेचता हूँ। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं मानती अगर दो कंडीशन अटैच नहीं होती तो। ये दो कंडीशन तुमको अच्छे से फुलफिल करनी होंगी। जब तक ये दो शर्तें पूरी नहीं हो जाती, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट तभी माना जाएगा जब दो शर्तें पूरी होंगी। पहला, यू मस्ट बी अनरिलेटेड टू ईच अदर। अनरिलेटेड टू ईच अदर यानी कि तुम दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में गिवन है। अनरिलेटेड टू ईच अदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम देखो, अगर तुम दो लोग रिलेटेड हो तो जब तुम रिलेटेड हो तो 100 का माल अगर 90 में बिक रहा है तो इसका मतलब तुमने रिलेटिव को फायदा पहुंचाने का कोशिश करा है। सरकार नहीं मानेगी 90, सरकार 100 पे जीएसटी लगाएगी। बट अगर तुम दो लोग अनरिलेटेड हो और 100 की जगह 90 में माल खरीद बेच रहे हो तो सरकार कहेगी कोई बात नहीं, दुनिया में डिस्काउंट दिया ही जाता है, तुमने भी दे दिया होगा, कोई बात नहीं। 80% डिस्काउंट हो चाहे 20% डिस्काउंट हो, अगर तुम अनरिलेटेड पार्टी को कम का बेच रहे हो, ज्यादा का बेच रहे हो, डजंट मैटर। अनरिलेटेड को बेच रहे हो इसका मतलब जेन्युइन ही हो तुम लोग, ठीक है। दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज द सोल कंसीडरेशन। मनी इज द सोल कंसीडरेशन। मनी इज द सोल कंसीडरेशन। देखो, वैसे तो तुम जानते हो, तुम फाइनल में हो, सेक्शंस तुम्हें पता होंगे 15(1), 15(2), 15(3). मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, इन सेक्शंस के चक्करों में मत पड़ो। तुम मेरे कॉन्सेप्ट को मेरे अनुसार समझोगे ना तो तुम्हारा आइडिया बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने यहाँ क्या बताया, सबसे पहले बात सुनो। जो भी क्वेश्चन होगा तुम्हारे सामने वैल्यूएशन का, तुम सिर्फ इतना पता लगाना कि जो बायर और सेलर है वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। अगर रिलेटेड है तो जो उनके बीच का ट्रांजैक्शन है वो मत चूज करना, जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो चूज करना, राइट। अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। अगर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन दी हुई है, उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन किसी प्राइस पर हो रही है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो जितने रुपए पे खरीद बेच कर रहे हैं उतने को मान लेना। लेकिन अगर दोस्त ध्यान से देखो कि जो रिलेटेड वाली बात है, मतलब दूसरा पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर रिलेटेड पर्सन है तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि रिलेटेड पर्सन के केस में तुमको वो कीमत नहीं स्वीकार करनी है जो तुम दोनों लोगों ने आपस में खरीद बिक्री करी। तुमने उसको कंपेयर करना है ओपन मार्केट वैल्यू के साथ। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आपको देखना है, और अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो ओपन वाला लेना है, ट्रांजैक्शन वाला नहीं लेना।
कृपया समझिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बिल करा, 50,000 रुपये पर यूनिट पर बिकता है जो माल, हमने सब्सिडरी को पता है सिर्फ 10,000 रुपये पे बिल कर दिया, तो सरकार पागल है क्या? सरकार 10,000 रुपये की बिलिंग पे क्यों स्वीकार करेगी? सरकार बोलेगी तू सब्सिडरी से पैसे ले मत ले, फ्री कर, मैं कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी लगेगी 50,000 रुपये। अच्छा, बीच में एक और मैं बात बता दूं, जब तक तुम जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी तुमको लगेगा ये तो बात समझ आ गई इनकी, सब कुछ सही समझ आ गया, सवाल कैसा आएगा पेपर में मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन चाहे मेरी किताब के कर लीजिए, चाहे इंस्टीट्यूट की किताब के कर लीजिए, चाहे पास्ट ईयर पेपर के कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। आई कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चंस हियर, प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पर कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने क्या कहा कि दो लोग अगर आपस में रिलेटेड हैं तो प्लीज़ ये पता लगाओ कि वो जिस कीमत पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कीमत मार्केट से कंपैरिजन में कैसी है। अगर तुमको लगता है कि ओपन मार्केट वैल्यू कुछ और है तो ओपन मार्केट वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, ना कि तुम्हारा वैल्यू पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट नंबर 3, अब अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, मनी इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, मनी इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, मान लो पैसा भी ना मिल पाए, पैसा ही नहीं कुछ और भी हम ले रहे हैं, मनी इज नॉट द सोल कंसीडरेशन का क्या मतलब है? मैं विजय सेल्स नाम की दुकान हूं, मैं रेफ्रिजरेटर बेचता हूं, और जब मैं रेफ्रिजरेटर बेचता हूं 50,000 का, तो दुकानदार से खरीदार कहता है, कस्टमर कहता है कि बॉस ये 50,000 का फ्रिज है, हमारे यहाँ पुराना एक गोदरेज का फ्रिज है यार, उसको ले लो तुम। हमने कहा ठीक है बॉस, पुराना जो तुम्हारा फ्रिज है 5,000 रुपये मैं ले लूँगा, यानी कि तुम 50,000 की जगह 45,000 दे दो नए फ्रिज के, तो जीएसटी 45 पे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए भाई 45 पे? अगर हम सारे पैसे कैश में नहीं ले रहे, हम कुछ पैसे काइंड में ले रहे हैं, कुछ पैसे कैश में ले रहे हैं, हमने क्या किया सोचो? मनी इज नॉट सोल कंसीडरेशन का केस कैसे बना? हमने 45,000 रुपये तो कैश में ले लिया, कैश यार, कैश मतलब कैश इन हैंड चाहे कैश एट बैंक, 45,000 रुपये हमने मॉनेटरी फॉर्म में लिया। हमने 5,000 रुपये जो हम मॉनेटरी फॉर्म में लेते, हमने मॉनेटरी फॉर्म में ना लेकर हमने सामने वाले बंदे को क्या बोला, भाई तो पुराना फ्रिज दे दे, मैं तोड़ फोड़ करके स्पेयर पार्ट कंपनी को बेच दूंगा, वो मेरी हेडेक है ना यार। 45 मैंने नकद में लिए, 5 मैंने काइंड में ले लिए, तो मेरे को तो 50 की वर्थ प्राप्त हुई ना, तो जीएसटी डूड 50 पे लगेगा, 45 पे नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर मनी इज नॉट द सोल कंसीडरेशन तो किस पर जीएसटी लगेगा? मॉनेटरी कंसीडरेशन, मॉनेटरी कंसीडरेशन, मॉनेटरी कंसीडरेशन प्लस वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। तुम बात समझे? कंसीडरेशन मॉनेटरी प्लस वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। क्लियर हो गई बात? अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, तुम्हें क्लियर हो गया मैं क्या बता रहा हूं? सबसे पहले मैंने कहानी शुरू करी ट्रांजैक्शन वैल्यू की। दो लोगों के बीच में सेल परचेज हो रही है, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो दो लोग रिलेटेड भी नहीं है, और उन दो लोगों के बीच में सारा पैसा कैश में दिया जा रहा है, यानी काइंड में कुछ दिया नहीं जा रहा। तो जो भी जितने भी रुपए पे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डियर, उतने ही रुपए पे जीएसटी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पहली कंडीशन का ब्रेक करा, पहली कंडीशन का तोड़ निकाला। पहली कंडीशन थी रिलेटेड पर्सन। अगर मान लीजिए रिलेटेड लोग हैं, अनरिलेटेड नहीं है, रिलेटेड लोग हैं, तो यू कंपेयर दैट देयर प्राइस with the open market value and choose open market value as the relevant price and not their price। फिर मैंने कंडीशन का एक्सेप्शन निकाला, अगर वो लोग पूरा का पूरा कीमत, पूरा का पूरा कंसीडरेशन मॉनेटरी नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी की जो वैल्यू है दोनों जोड़ दो और उतने रुपए पे जीएसटी लगेगा। तुम करके देख लो भाई, 50,000 रुपए के फ्रिज में 5,000 का पुराना फ्रिज दो, 45,000 रुपये कैश में दो, तब भी जो बिल बनेगा तुम्हारे फ्रिज का वो 50,000 का बनेगा, जीएसटी 50,000 पे लगेगा, ठीक है। पक्का क्लियर? नाउ किसी क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज नॉट अवेलेबल। ये कुछ कलेस कम थोड़ी होते हैं जीएसटी में। मतलब मान लीजिए अभी आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा, अगर दो लोग रिलेटेड हैं तो वो प्राइस मत लो जितने रुपए पे वो खरीद बेच कर रहे हैं, तुम वो प्राइस लो जितने रुपए में मार्केट में ये चीज़ बिक रही है। मान लो ये कोई विशेष आइटम होता, कोई विशेष हैंडीक्राफ्ट अपॉन ऑर्डर माल बन रहा होता, तो वैसा माल कहीं दिख ही नहीं रहा तो क्या करते? उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करते? तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स ले लेते, सिमिलर या फिर आइडेंटिकल गुड्स, मतलब बिल्कुल वैसा ही सामान अगर कोई और बेचता तो क्या करते?
वो वाली कीमत ले लेते। पहले बताओ ये बात समझ आ गई? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स या ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स ले लेते। क्लियर? पक्का? अब कई बार क्या होगा, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर या आइडेंटिकल ऑल्सो नॉट अवेलेबल। मैंने बताया ना तुमको, कलेश कम नहीं है। ऑल्सो नॉट अवेलेबल मतलब ओपन मार्केट वैल्यू जो है ना तो आइडेंटिकल की अवेलेबल है ना सिमिलर की अवेलेबल है। कोई मान लो हमने कोई पता नहीं कौन सा स्वर्ग से प्रोडक्ट उतारा है, एलियन प्रोडक्ट, उसके जैसा भी कुछ नहीं है मार्केट में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें करना चाहिए कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन एज पर रूल 30। इसको क्या बोलते हैं? एज पर रूल 30 मतलब 110% ऑफ कॉस्ट। तुम कॉन्सेप्ट समझे मैं क्या बता रहा हूं? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक नायाब चीज बनाकर बेची। नायाब मतलब उसके जैसी भाई साहब दुनिया में चीज ही नहीं है। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से 100 रुपए ले रही है बस। सरकार कह रही है पागल हो गया, 100 रुपए का आइटम है ये, लाख रुपए का है, कम से कम लाख रुपए का जीएसटी दो। होल्डिंग सब्सिडरी कह रहे हैं भाई हमारे लिए तो 100 रुपए का आइटम है, तुम देख लो। सरकार ढूंढने गई कहीं आइडेंटिकल मिल जाए, कहीं सिमिलर मिल जाए, कुछ मिला ही नहीं भाई साहब। तो सरकार क्या करेगी? सरकार बोलेगी बेटा तू कॉस्ट बता कितने रुपए का बना ये माल, पहले कॉस्ट में 10% मार्जिन जोड़ दो, फिर बना सेलिंग प्राइस, इतने रुपए पे जीएसटी दो। सर सरकार ना हमसे सवा शेर ज्यादा चलती है दिमाग उसका। वो मुहावरा सुना होगा हमने, हम शेर तो वो सवा शेर, सरकार 1.5 शेर चलती है। भाई हमने कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाया फॉर आर रिलेटेड पर्सन, हमने बेच दिया कम कीमत पे, सरकार मान नहीं रही। हम कह रहे हैं बाजार से प्राइस पता करके ला दो, हम उतने पे जीएसटी दे दें। हमें पता है कोई हमारे जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारे जैसा नहीं है तो क्या हो गया? सरकार क्या करेगी? कॉस्ट प्लस 10% मार्जिन, 110% वैल्यू निकली, उस पर जीएसटी लगा देगी। लेकिन अभी और कलेश है, देखो पॉइंट नंबर 6। इफ कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, इफ कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, वो भी पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? सरकार कह रही है ये जो सामान बनाया इसका रॉ मटेरियल कितने में खरीदा? खरीदा ही नहीं, हमारे पास पड़ा था। कहां से आया? पता नहीं कहां से आया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हर कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड थोड़ी लगते हैं, आप तो फाइनल ग्रुप 4 वाले लोग हैं, आपको तो पता ही है। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करें? बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन। सरकार का जीएसटी अधिकारी जितना वैल्यूएशन करेगा भाई साहब उस पर जीएसटी देना पड़ जाएगा आपको। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपील कर दीजिए, कचहरी में चले जाइए, कोर्ट जाइए, जहां जाना जाइए। जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस सरकार स्वीकार नहीं कर रही क्योंकि आप रिलेटेड लोग हो, आपके जैसा आइडेंटिकल गुड्स बाजार में मिल नहीं रहा, आपके प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू मिल नहीं रही, आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, आपकी कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन करने बैठे आपकी कॉस्ट नहीं पता चल रही, तो क्या करे सरकार? सरकार क्या करेगी कि तुम्हारे प्रोडक्ट का अपने मन के हिसाब से वैल्यूएशन कर देगी और तुमने भाई साहब उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर हो गई जी बात? बिल्कुल क्लियर। बस सिंपल। इसके बाद आप पढ़ोगे स्पेसिफिक केसेस। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? स्पेसिफिक केसेस। अब मैं जो केसेस बता रहा हूं, सिर्फ वो केसेस अगर क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा तो क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। स्पेसिफिक केसेस का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, स्पेशल वैल्यूएशन करके कुछ नहीं, कुछ खास मैटर्स, कुछ खास चीजें। सबसे पहली मेरी बात समझिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ, सबसे पहले देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अलाइड एक्सपेंसेस। एग्जामिनर क्या कहेगा कि हमने 5,000 रुपए का तो भाई साहब बिजली का बोर्ड बनवाया, और वो जो बिजली का बोर्ड जिससे बनवाया दुकानदार कह रहा है 200 रुपए और दोस्त लगवाई के इंस्टॉलेशन के, तो 5,000 रुपए का बोर्ड बनवाया, 2,000 रुपए लगवाई के दिए, तो जीएसटी 5,000 पे लगेगा कि 5,200 पे? 5,200 पे। जितने भी खर्चे सेलर हमसे चार्ज कर रहा है, बायर हम, सेलर हमसे चार्ज कर रहा है मतलब बायर पे कर रहा है, वो सब ऐड होंगे। सामान का पैसा, उसकी पैकिंग का पैसा, उसके ट्रांसपोर्ट का पैसा, उसकी कार्टेज का पैसा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग का पैसा। हम कह रहे हैं यार जितना भी पैसा, जो भी पैसा, जिस भी चीज का सेलर हमसे चार्ज कर रहा है वो सब जोड़ा जाएगा, बात खत्म।
सेलर हमसे जितना चार्ज कर रहा है, ये क्वेश्चन वाले तुम्हें घबराएंगे पता नहीं किस किस नाम से। हम कह रहे हैं यार तुम्हें बात नहीं समझ आ रही, सेलर हमसे इंटरेस्ट ले रहा है लेट पेमेंट पे, वो जुड़ेगा। सेलर हमसे किसी का कमीशन ले रहा है, वो जुड़ेगा। पैकिंग चार्जेस जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा, बात खत्म। सेलर हमसे बोले अरे जरा मेरे को रॉ मटेरियल उससे खरीदना है, आप जरा उसे 2000 पेटीएम कर दो, मैं आपको पेमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। है तो पेमेंट ही ना। सेलर हमसे जो निकलवा लेगा, आप हिंदी में समझो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। सेलर हमसे जिस भी नाम पर जो भी चीजें ले रहा है वो सब जुड़ेगा, ठीक है। एडिट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। डिस्काउंट, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखिए आप, बहुत ध्यान से समझना है। अगर डिस्काउंट अग्रीड एंड गिवन इन इनवॉइस, मतलब सामान खरीदते समय ही हमने दुकानदार से डिस्काउंट मांगा, उसने इनवॉइस में डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो जीएसटी जो लगेगा, क्या लगेगा, आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू पे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अग्रीड बट नॉट गिवन। हमने दुकानदार से कहा भाई साहब जरा डिस्काउंट दे दो, दुकानदार कह रहा भाई साहब पक्का दूंगा, आप पेमेंट 10 दिन में कर देना। हमने कहा ठीक है, फिर ठीक है कर देंगे, तो अभी तो नहीं मिली ना। तो इसका सब मतलब ये हुआ, एट द टाइम ऑफ इनवॉइस, एट द टाइम ऑफ इनवॉइस जीएसटी ऑन फुल वैल्यू, लेटर ऑन एडजस्टमेंट्स। 100 रुपए का माल हमने खरीदा, हम कह रहे थे 90 दे दें, दुकानदार बोला ना भाई साहब 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दोगे तो 90 दे देना, कोई बात नहीं। तो इनवॉइस शुरू में तो 100 का ही बना ना, 10 रुपये माइनस नहीं होगा, 100 रुपये पे ही जीएसटी लगेगा, 118 का बिल बनेगा, मान लो 18% जीएसटी। अब हमने बाद में जाकर पे कर दिया, तो क्या क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, at the time of making invoice the discount will not be adjusted, however later on when we make the payment within the given time discount will be adjusted। ठीक है। Point 3, not agreed at the time of invoice, not agreed at the time of invoice। वो क्वेश्चन वाला आपसे कहेगा कि हमने कोई डिस्काउंट का डिसीजन पहले नहीं करा था, हमारे और बायर के बीच में कोई डिस्काउंट की चर्चा नहीं हुई थी, वो तो हमारे पैसे नहीं दे रहा था, तो हमने बाद में उसको बोल दिया चल 2% माफ़ कर देंगे, आज जल्दी पैसे दे दे, वो दे गया। इस डिस्काउंट का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर। क्लियर हो गई जी बात। अगला सब्सिडी। सब्सिडी में ध्यान रखना है, अगर सब्सिडी सरकार ने दी है तो जीएसटी ऑन वैल्यू आफ्टर सब्सिडी, ठीक है। अगर सब्सिडी किसी और ने दी है, इग्नोर सब्सिडी। देखो भाई ऐसा है, ये मैं तुम्हारा टाइम खराब करने नहीं आया हूं। तुम्हें कभी लगेगा इतनी सी बात से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए, करके देख लो ना, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। कल पेपर थोड़ी है, बुरा ना माने आप, समय कम है मैं जानता हूं, कल तो नहीं है ना पेपर। फिर सर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप चेक तो करके देखिए। कोई परंपरा है कि साहब वो भारी शब्द होने चाहिए, बढ़िया पैराग्राफ होना चाहिए, मोटी अंग्रेजी होनी चाहिए और क्लिष्ट भाषा, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी बढ़िया समझ आएगी साहब फाइनल आईडीटी। अरे सरकार ने सब्सिडी दी है तो पहले वैल्यू में से माइनस करो, फिर जीएसटी लगेगा। सरकार ने सब्सिडी नहीं दी है तो कुछ माइनस नहीं होगा, फुल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ये हिंदी में समझ आ रहा है ना हमें। फिर अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, इफ द सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 विल गेट एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ द सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। हाउएवर ऑल अदर सब्सिडीज लाइक एनजीओ सब्सिडी विल नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या फायदा है इससे? प्लीज आंखें खोलिए और सही चीजें पढ़िए। खैर, जब फंडामेंटल क्लियर होते हैं तभी इस प्रकार से आप समझ पाते हैं। सब्सिडी के बाद ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ट्रांजैक्शन बिटवीन
ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन other than agent. Transaction between related person और distinct person other than agent. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। जो हमारे रिलेटेड लोग हैं या जो हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट जानते हो ना, हमारी ही दूसरी ब्रांच जिसने नया जीएसटी नंबर ले रखा, तो इसका मतलब है तो वो हमारे अपने ही। तो हमारे अपने लोग आपस में जब एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसमें जो जीएसटी लगेगा वो कितने रुपए पर लगेगा वो जरा समझिए आप। यहां पर हमारे पास ना दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, आपकी चॉइस है कि आप क्या ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन 1 मैंने आपको बताया था ना, ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए। ओपन मार्केट वैल्यू समान की नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू किसकी, ऑफ सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स की ले लीजिए। सिमिलर या आइडेंटिकल ये भी पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन कर लीजिए। 110% ऑफ द कॉस्ट शैल बी द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज अप्लाइड। मान लो ये भी नहीं हो सकता तो क्या करेंगे आप, रेजिडुअल, जो सरकार कहे उस पे जीएसटी दे दो। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऑप्शन 2 क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 90% ऑफ द value charged by receiver from further receiver क्या मतलब, अरे जैसे कि ये कहना चाहते हैं कि हम वो हैं फैक्ट्री, वो गोडाउन है, फिर उसके आगे कस्टमर है। तो फैक्ट्री ने गोडाउन को माल भेजा, ठीक, फैक्ट्री ने जो गोडाउन को माल भेजा, फिर गोडाउन ने आगे किसी को माल भेजा, तो आगे जितने का भेजा वो 90%, उसका 90% पर हम बिलिंग करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, ए ने बी को माल भेजा बिना पैसों के, फ्री में, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही। सरकार कह रही तुमने गोडाउन फ्री कैसे भेज दिया, हमें तो जीएसटी दो। तो हम किस कीमत पे जीएसटी दें, या तो ये वाली कीमत या फिर हमारा गोडाउन आगे जितने में बेचेगा उसका 90%। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आ गया। जनरली ये वाला तब होता है when receiver not take ITC, when receiver does not take ITC, और ये वाला जनरली तब होता है when receiver takes ITC। ठीक है, चलो अब पांचवा देखो आप, ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ट्रांजैक्शंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वहां पर भी वही सेम रूल है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में आपकी चॉइस है। क्या चॉइस है, ऑप्शन 1 सेम एज अबव, ऑप्शन 2 90% ऑफ फर्दर सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ। ये क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया अच्छे तरीके से। बिल्कुल कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन की मैं अलग से हेडिंग बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन के ऊपर सीएमए फाइनल आईडीटी के स्टडी मैट में पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन है, 4-5 सवाल हैं। कॉस्ट निकाल लीजिए, उसमें 10% मार्जिन जोड़ दीजिए, ये रही कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, या तो वो लिख कर देगा कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन करो,
या फिर वो कहेगा रूल 30 के हिसाब से वैल्यूएशन करो। तो मशहूर रूल है, रट जाओ। रूल 30 मतलब कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, रूल 30 मतलब कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, रूल 30 मतलब कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। अब ये वाला मेरा काम हो गया। अब मुझे आपको करवाने स्पेशल रूल्स, यानी जैसे लॉटरी की वैल्यूएशन कैसे होगी, लॉटरी बिकी तो किस पे टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस बिकी तो किस पे टैक्स लगेगा, एयर ट्रैवल एजेंट होगा तो किस पे टैक्स लगेगा। इसको बोलते हैं स्पेशल रूल्स ऑफ वैल्यूएशन। स्पेशल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें अलग अलग प्रकार के दोस्तों हमारे पास लिस्ट है। जैसे इंश्योरेंस वाले का वैल्यूएशन कैसे होगा, एयर ट्रैवल एजेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, लॉटरी का वैल्यूएशन कैसे होगा। तो नाउ वील सी वन बाय वन ऑल द केसेस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। मेरे पास सबसे पहला वैल्यूएशन है मनी चेंजिंग का, राइट। तो मनी चेंजिंग का देखिएगा ध्यान से। मनी चेंजिंग में ना दो ऑप्शंस होते हैं। मनी चेंजिंग में आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। एक होता है 32(2)(a), 32(2)(a और एक होता है 32(2)(b। ये एग्जामिनर आपको लिख कर नहीं देगा, आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा कि कौन से वाले तरीके से अपनाना है। ये वाला जो है ना, इसमें एक स्लैब होता है और इसमें स्लैब नहीं होता, इसमें आरबीआई रेफरेंस रेट होता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहला यहां पर लिखा होता है कि अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट गिवन है, क्वेश्चन में क्या होगा, दिया होगा कि आपने $1 80 रुपए पे बदला, लेकिन आरबीआई का रेफरेंस रेट 79 है या आरबीआई का रेफरेंस रेट 81 है। तो क्वेश्चन वाला आपको क्या देगा, आरबीआई का रेफरेंस रेट, ठीक है। तो क्या करना होता है, रेफरेंस रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेफरेंस रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू फॉरेन करेंसी, इनटू फॉरेन करेंसी। ये जो अमाउंट आएगा ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी कि आपने $1000 रुपयों में कन्वर्ट करे तो $1000 का जो अमाउंट आएगा रुपीज में, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। $1000 को रुपए में जब आपने कन्वर्ट करा तो किस रेट से करा, मान लो आपने 80 रुपए के रेट से करा, आरबीआई का रेफरेंस रेट 81 है, तो ₹1 का डिफरेंस आए ना, ₹1 इंटू $1000। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पर जीएसटी लगेगा, ये जीएसटी नहीं है, इस पर जीएसटी लगेगा। देन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ना हो तो क्या करें, आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1% ऑफ इंडियन रुपीज, 1% ऑफ इंडियन रुपीज। यानी कि आपने जो डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करा, $1000 के जितने भी रुपए आए वो रुपए अमाउंट हो गया, उसका 1% निकालिए, इस पर जीएसटी लगेगा। जो मनी चेंजर है दोस्तों, जो पैसे बदल करके दे रहा है, उसकी इनकम पूरा $1000 थोड़ी, वो तो उसके बदले तो पैसे वो आपको दे देगा, 1% ही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जा रही है, ठीक है। तीसरा, वन फॉरेन करेंसी इनटू अनदर फॉरेन करेंसी। ये ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। पहले दोनों केसेस में डॉलर को रुपए में या रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करा जा रहा था, यानी कि वन वॉज फॉरेन करेंसी, वन वॉज इंडियन रुपी। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड केस मनी चेंजर आपको क्या सर्विस दे रहा था, आपके डॉलर, आपके फॉरेन करेंसी को रुपए में बदल रहा था या रुपए को फॉरेन करेंसी में बदल रहा था, पहले दोनों में। तीसरा सिनेरियो ऐसा है जिसमें वो एक फॉरेन करेंसी को दूसरे फॉरेन करेंसी में चेंज कर रहा है, रुपए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने डॉलर दिए, पाउंड ले लिए, पाउंड दिए, डॉलर ले लिए। यानी कि तीसरे केस में एक फॉरेन करेंसी दूसरे फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कन्वर्ट बोथ फॉरेन करेंसी इनटू INR, दोनों फॉरेन करेंसी को पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो, ठीक। फिर स्टेप 2, फाइंड आउट लोअर ऑफ देम, उन दोनों में से पता लगाओ कम कौन है।
मतलब आपने $1000 के बदले फॉर एग्जाम्पल $800 लिए, तो $1000 को भी आज के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट कर दो, 800 पाउंड को भी आज के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट कर दो। दोनों में से जो वैल्यू लो हो वो पकड़ लो, फाइंड आउट लोअर ऑफ देम। फिर क्या करना है, स्टेप 3, टेक 1% ऑफ लोअर वैल्यू। ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, फॉरेन करेंसी वाला थोड़ा सा टॉपिक ये बड़ा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। फॉरेन करेंसी में आपको टॉपिक याद रहेगा, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो एक्चुअल रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, या फिर आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस एक्चुअल रेट। माइनस में मत लेकर आना कुछ भी, जो बढ़ाओ उसमें से दूसरे को माइनस कर देना। आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस एक्चुअल रेट, या एक्चुअल रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट इनटू व्हाट, यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जितने भी फॉरेन करेंसी थी। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल है तो क्या करना है, जितने रुपए कन्वर्ट हुए उतने रुपए का 1% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी लगा दो। 1% जीएसटी नहीं है, 1% की जो रकम आएगी उसके ऊपर जीएसटी है। तीसरा, अगर एक फॉरेन करेंसी रुपयों में ना होकर के दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगी तो दोनों फॉरेन करेंसी को रुपयों में कन्वर्ट करो, दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये था 32(2)(a। अब कभी कभी एग्जामिनर आपको हो सकता है बोल के बताए कि 32(2)(b) से क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन आप कैसे पहचानोगे, रेफरेंस रेट से पहचान लोगे। ठीक, 32(2)(b जो है वो स्लैब होता है कि अगर इतने रुपए कन्वर्ट करे तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, इतने रुपए कन्वर्ट करे तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां पर ध्यान से देखिए आप, अमाउंट अंडर कन्वर्जन, अमाउंट अंडर कन्वर्जन, जो आप अमाउंट कन्वर्ट कर रहे हो और उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ध्यान से देखें आप। सबसे पहला है हमारे पास अप टू 1 लाख रुपीज, अप टू रुपीज 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए तक कोई भी अमाउंट आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी फॉरेन करेंसी में, तो फिर क्या होगा, 1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज, 1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज और ₹250 विच एवर इज हायर, यानी कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। दूसरे केस में दूसरा स्लैब क्या है, 1 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन अप टू 10 लाख, एक्सीडिंग 1 लाख अप टू 10 लाख। यहां पर क्या होगा, 1000 रुपीज प्लस 0.5% ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ऑफ करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, करेक्ट। और आखिरी है एक्सीडिंग 10 लाख, एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर है तो क्या करें, 5500 प्लस 0.1% ऑफ द करेंसी एक्सचेंज, ऑफ द करेंसी एक्सचेंज, और ₹60,000 विच एवर इज लेस, यानी कि 60,000 से ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं जा सकती, 60,000 रुपए से ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं जा सकती। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम इन दो मेथड में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बीच में नहीं बदल सकते, दोनों में से यू हैव टू चूज वन। क्लियर हो गई जी बात, समझ आ गया। स्पेशल वैल्यूएशन में से हमारा ये एक वैल्यूएशन पूरा हो गया। स्पेशल अलग अलग प्रकार की ना विशेष ट्रांजैक्शन है हमारे पास। अब अगला लिखिए एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट ये क्या करता है? एयर ट्रैवल एजेंट अरे आपके फ्लाइट की बुकिंग करता है ना। एयर ट्रैवल एजेंट के पास आपका अपना वो है, ऑप्शन है कि एयर ट्रैवल एजेंट दो में से कोई एक सिस्टम चूज कर सकता है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 एक्चुअल कमीशन हो। ये जो एयर ट्रैवल एजेंट है
वो जितने भी रुपए आपसे चार्ज करता है एक्चुअल कमीशन के, हो सकता है एक तो उस पर जीएसटी चार्ज कर लो। तरीका क्या है कि भाई 5,000 का फ्लाइट टिकट, बंदे ने आपसे 5,500 लिए, 500 रुपये उसका कमीशन, 500 रुपये पर लगेगा जीएसटी, क्योंकि उसकी एक्चुअल अर्निंग है। ये एक ऑप्शन है, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू ये है कि आप एक्चुअल अर्निंग इग्नोर कर दो। अगर डोमेस्टिक बुकिंग है, अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो 5%, 5% ऑफ द टिकट वैल्यू ऑफ द बेसिक फेयर। और अगर इंटरनेशनल है बुकिंग है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जीएसटी नहीं है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सीधे जीएसटी वैल्यू दी होती है। भाई मान लो 18% है तो 5% का 18%, कोई बार क्वेश्चन में 0.9 दिया होगा, वो जीएसटी का अमाउंट है। ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है, 5% जीएसटी का रेट नहीं है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एयर ट्रैवल एजेंट, पिछली बार जब मैंने रिवीजन लिया था तो इस पर बच्चे को कंफ्यूजन हुई थी कि एयर ट्रैवल एजेंट का हमारे यहाँ तो 0.9% दे रखा है, आपने 5% कैसे? 5% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो 5% कीमत आएगी फिर उस पर 18% जीएसटी लगेगा, तो वो 5% का 9%, 18% निकालोगे तो 0.9 समथिंग आएगा। वो अलग चीज है, वो तो जीएसटी वैल्यू है। क्लियर हो गई ये बात? एयर ट्रैवल एजेंट खत्म हो गया। एयर ट्रैवल एजेंट के बाद हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में याद करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? हाँ जी, क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको बताए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ओनली रिस्क कवर है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती है, पहला ओनली रिस्क कवर और दूसरा रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या अंतर है? रिस्क कवर में अगर बंदा मरा इस साल तो पैसे मिलेंगे, नहीं मरा तो बस पैसे गए। यहां पर जो भी पैसे आपने जमा करे हैं, मरो तो मिलेंगे ही, नहीं मरो तो भी वापस आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्म प्लान, ओनली रिस्क कवर। इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम। जितने भी रुपए का आपने प्रीमियम भरा है सारा का सारे पर जीएसटी लगेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम। दिस इज नॉट जीएसटी, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। अब यहां पर जो रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट है, यह ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू नोन टू कस्टमर, ये कभी वैसे होता नहीं है। जितना प्रीमियम आपने दिया है उसके दो टुकड़े हमें पता है थोड़ी जाते हैं कि कितना तो रिस्क कवर है, कितना इन्वेस्टमेंट है। हमने तो 18,000 प्रीमियम दिया, हमारे पैसे गए। अगर बीमा कंपनी कस्टमर को बताती है कि इस 18,000 रुपए के प्रीमियम में इतने रुपए रिस्क कवर के हैं, इतने रुपए इन्वेस्टमेंट के हैं, यानी कि इतने रुपए का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, इतने का मिलेगा, ऐसा तो कुछ बीमा कंपनी बताती नहीं। अगर बताएगी तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस रिस्क कवर, वो प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू। प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू, प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम में से जो इन्वेस्टमेंट माइनस करा है हमने, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है, इस पर जीएसटी निकलेगा। ठीक है, अगला इन्वेस्टमेंट वैल्यू नॉट नोन, यही वाला केस होता है हमेशा। जनरली कस्टमर को कुछ नहीं पता होता कि उसके पैसे कहाँ एलोकेट हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू नॉट नोन टू कस्टमर, कस्टमर को कुछ नहीं पता कि उसके इन्वेस्टमेंट, उसके इंश्योरेंस का जो हमने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दिया वो कहाँ जा रहा, हमें क्या पता। ठीक है, इसमें दो प्रकार के हमारे पास प्लान होते हैं। एक एनुअल प्लान जिसमें आप हर साल प्रीमियम देते हैं, और एक होता है सिंगल प्रीमियम जिसमें आप एक बार प्रीमियम दे करके चिंता मुक्त हो जाते हैं। आप बोलते हो भैया बीमा कंपनी तुझे जितने पैसे चाहिए जिंदगी के 20 साल में
तो हमसे आज ही ले ले, हमारे बस की नहीं हर साल पैसे देना। तो अगर ये सिंगल प्रीमियम है तो क्या होता है, ये 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रीमियम। पूरे प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगता है, प्रीमियम का केवल 10% ही टैक्सेबल वैल्यू होता है। फुल प्रीमियम दैट यू पे टू द बीमा कंपनी इज नॉट टैक्सेबल, ओनली 10% ऑफ द प्रीमियम इज टैक्सेबल, 10% इज नॉट जीएसटी। दोस्तों पता नहीं क्यों बालकों को कंफ्यूजन रहती है, मुझे बहुत टेलीफोन इस बात की आती है, सर 10% जीएसटी रेट तो हमने कहीं सुना ही नहीं, 10% जीएसटी रेट कैसे लग रहा। अरे भाई 10% जीएसटी नहीं है, 10% वो वैल्यू है जिस पर 18% जीएसटी लगना है। ठीक है। एनुअल प्लान, अगर एनुअल प्लान है तो इसमें पहले साल का जो प्रीमियम है और उसके बाद वाले वर्षों का जो प्रीमियम है उसमें अलग अलग रूल है। पहले साल तो 25% है शायद, हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रीमियम, और उसके बाद हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 12.5% ऑफ प्रीमियम। ठीक है, जैसा मैं बार बार बता चुका हूं, 20%, ये 25%, ये 12.5%, ये 10%, ये जीएसटी नहीं है, ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगना है। ठीक है, चलिए बीमा हो गया, बीमा हो गया। पढ़ते हैं सेकेंड हैंड गुड्स, स्पेशल कैटेगरी में अगली कैटेगरी पढ़ते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स में ध्यान से ज़रा प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि सेकेंड हैंड गुड्स के टोटल केस कितने बन सकते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई पेपर में पता नहीं क्यों आ नहीं रही, लेकिन आनी चाहिए। सेकेंड हैंड गुड्स में दोस्तों दो अलग अलग सिनेरियो आप समझिए। एक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एक तो हमें ट्रीटमेंट समझना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यानी कि हमारा बिजनेस ही है पुराने सामान खरीदना, पुराने सामान बेचना। दूसरा तरीका होता है रीपोजेशन बाय बैंक, रीपोजेशन बाय बैंक। भाई बैंक ने क्या करा होगा, कोई एसेट बैंक ने फाइनेंस करी होगी, बंदे ने पैसे दिए नहीं होंगे, उसने डिफॉल्ट कर दिया होगा, बैंक ने वो संपत्ति फॉरफिट कर ली और मार्केट में बेच दी। ठीक है, अब यहां पर पहले ये वाला केस समझते हैं, बैंक वैंक छोड़ो, पहले ये केस समझो आप। हम पुराना सामान खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आईटीसी अवेल्ड, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, नॉर्मल सेल वैल्यू, जितने भी रुपए में आपने सामान बेचा दैट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप आईटीसी अवेल करते हो, क्वेश्चन में लिखा होगा पुराना कैमरा हम खरीदते हैं बेचते हैं आईटीसी अवेल करते हैं, तो जितने भी रुपए में पुराना कैमरा खरीदने के बाद बेचा, जितने भी मैं बेचा उतने रुपए पर जीएसटी लगेगा। आईटीसी नॉट अवेल्ड, अगर हम आईटीसी अवेल नहीं करते तो पुराना कैमरा हमने पहले खरीदा होगा और फिर बेचा होगा, तो जितने पे बेचा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ओनली मार्जिन यानी सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। अब यहां पर बैंक ने रिपोजेस करा तो बैंक ने पहले फॉरफिट कर लिया, उस पर कोई जीएसटी नहीं। अब बैंक ने फॉरफिट करके उसको आगे बेचा होगा, बैंक अपने पास रखेगा थोड़ी उसको, तो जब बैंक बेचेगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस डेप्रीशिएटेड परचेज वैल्यू, डेप्रीशिएटेड परचेज वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। सेल वैल्यू जितने में बेचा उस पर जीएसटी मत लगाना, माइनस डेप्रीशिएटेड परचेज वैल्यू। डेप्रीशिएट किस रेट से होगी, बहुत मशहूर डेप्रीसिएशन का परसेंटेज आपको याद है, 5% पर क्वार्टर। ठीक है, 5% पर क्वार्टर। जब से परचेजर ने परचेज किया था जिससे हम छीन कर लाए, वहां से लेकर के हमारे पास लाने तक का, मतलब रिपोजेशन तक का, ये सेकेंड हैंड गुड्स समझ आ गया। सर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जल्दबाजी में हो रहे हैं, लेकिन सर बात जल्दबाजी की नहीं है, बात इस बात की है कि अननेसेसरी हम क्यों खींचें। सिंपल सी बात यही है, आप कोई क्वेश्चन उठा के देखो सेकेंड हैंड गुड्स का और ये इतना सा प्रिंसिपल आपका काम कर जाएगा, तो क्या जरूरत है लंबा टाइम खींचने की। बहुत सारा रिवीजन हमें जिंदगी में भी करना है, ग्रुप 4 में 4 सब्जेक्ट है। खैर, अब उसके बाद ये वाउचर और टोकन, वाउचर्स, वाउचर्स में आप ध्यान से देखिए प्लीज,
दो केस होते हैं, आप जानते हैं। अगर ये आइडेंटिफिएबल है, अगर ये आइडेंटिफिएबल है कि इस वाउचर से क्या खरीदा जाएगा, अगर ये वाउचर इशू करते वक्त गिफ्ट कूपन वाउचर, ये गिफ्ट वाउचर टाइप वाउचर के इशू करते समय हमें ये पता है कि क्या खरीदा जाएगा, तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ वाउचर। और अगर ये शुरू में पता नहीं लग सकता कि इस वाउचर से क्या खरीदा जाएगा, नॉट आइडेंटिफिएबल, तो फिर जब खरीदा जाएगा और जितने में खरीदा जाएगा सिर्फ उतना वैल्यू ऑफ सप्लाई है, रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ वाउचर, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ वाउचर। वाउचर के बाद है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ये वाली समझ आ गई सर? पहले लॉटरी में ना कुछ रूल अलग थे कि लॉटरी अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो अलग रूल था, लॉटरी अगर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो अलग रूल था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब दो ऑप्शन बताए जाएंगे, उनमें से जो हायर होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू हायर ऑफ टू, हायर ऑफ टू। पहला क्या है, 100 डिवाइड बाई 128 ऑफ फेस वैल्यू ना, हाँ फेस वैल्यू, राइट, क्लियर हो गई जी बात। और 100 डिवाइडेड बाई 128 ऑफ नोटिफाइड प्राइस, ऑफ नोटिफाइड प्राइस। मान लो दोनों में से कोई एक गिवन ना हो तो जो गिवन है वही हायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, करेक्ट। अब एक लॉटरी के बाद हम पढ़ेंगे प्योर एजेंट। व्हाट इज प्योर एजेंट? प्योर एजेंट आप जानते होंगे, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आपने किसी क्लाइंट का कोई केस हाथ में लिया इनडायरेक्ट टैक्स का, तो उसमें जीएसटी की भी पेमेंट हुई, उसमें पेनल्टी पेमेंट हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, आपके आने जाने का खर्चा हुआ, आपकी फीस हुई, तो आपने क्लाइंट को क्या बताया कि भाई टोटल 4,80,000 रुपये हमें दे दो, इसमें डिपार्टमेंट भी निपट जाएगा, हम भी निपट जाएंगे। डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो पैसे देने होंगे और हमने अपने जो पैसे लेने होंगे, पूरा खर्चा 480 है, क्लाइंट ने आपको 480 दे दिया। तो अब अगर आपने सिंगल बिलिंग करी, हमारी सर्विसेज इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑल इंक्लूसिव, तो 480 पर जीएसटी लग जाएगा। आपको गलती करनी है, गलती नहीं करनी है, 480 पर जीएसटी मत लगवाओ। आप क्या करो, जितने पैसे आप अपने लिए रीइंबर्स ले रहे हो, जितने पैसे आपके पैसे हैं, उस पर जीएसटी लगाओ। बहुत ध्यान से समझेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू और पेड फॉर एजेंट। ये मेरा फार्मूला याद कर लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। आपके होटल पर खर्चा हुआ, पेड फॉर एजेंट। आपकी गाड़ी पर खर्चा हुआ, पेड फॉर एजेंट। आपको फीस दी गई, पेड टू द एजेंट। लेकिन आपने जो सरकारी वाले पैसे रीइंबर्स करे, वो तो आपने यहाँ लिए यहाँ दिए, वो आपकी कमाई थोड़ी है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्योर एजेंट ने कंबाइंड बिलिंग करी, ऑल इंक्लूसिव बिलिंग करी, कि हमने तो इतने रुपए दे दो, हम सब निपटा देंगे तुम्हारा, तो फिर फुल वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा, जब अलग अलग तुमने स्पेसिफाई नहीं करा तो। प्योर एजेंट के बाद क्या है, ऑल इंक्लूसिव वैल्यूएशन। ये तो आपको पता ही है। अगर क्वेश्चन में जीएसटी का वैल्यू अलग से नहीं दिया तो आप क्या करेंगे बताइए? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जो इनवॉइस वैल्यू है, यानी कि जीएसटी के साथ वाली वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस टैक्स रेट इनटू 100। जैसे मान लो 118% है, तो डिवाइड बाई 118% कर देंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। उल्टा चल रहा है ना, बस खत्म। अब सर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप हैं फाइनल में, तो आपका दिल कर रहा होगा ये सोचने का कि बहुत खतरनाक सी कुछ चीज़ आती होगी एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर कुछ भारी सा टॉपिक आता होगा, पेपर में अजीब से सवाल आते होंगे। एक तो जब आपका दिल करे ना ये सोचने का कि पेपर कैसा आता है, तो सजेस्टेड आंसर देखिएगा, क्वेश्चन पेपर नहीं। क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन होते हैं लंबे चौड़े से, उसको देखकर तो आपको धक्का ही लगेगा, आपको लगेगा ये क्या पूछता है। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर सजेस्टेड आंसर पे क्लिक करिए, अपना अटेम्प्ट सिलेक्ट करिए और डाउनलोड कर लीजिए।
सजेस्टेड आंसर चूज करके आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितना आसान पेपर आता है, कितना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बस क्या होता है कि भाषा ऐसी होती है, आदमी को बिजली गिर जाती है। अब घर जाइए, मतलब घर पे बैठे हैं तो घर पे अब वीडियो बंद करके क्या करना है आपको, इंस्टीट्यूट की किताब सारे क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई के कर लेने बिना रूल पढ़े। कोई रूल नहीं पढ़ना है दोस्तों, ये सब निकल गया आप समय। रूल मत पढ़िए बिल्कुल, सीधे क्वेश्चन करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन के भी और ये वाले भी। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन, और उसके आंसर सॉल्व करिए। आपको अपने आप चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आपको अपने आप याद आ जाएगा। 2-4% तो मैं नहीं कहता, इधर उधर आपको हो सकता है डगमगाएं आपका दिल, नहीं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अब पहले आप 40 पन्ने का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे, ये गलत बात है। अगर आप सच में फास्ट ट्रैक कंप्लीट करना चाहते हैं तो सीधे क्वेश्चन पर जाइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। कल हम आईटीसी करेंगे।